इवनिंग एवरीवन, दिस इज मिथुन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एमवी एड्यूनेट एजुकेशन फॉर एजुकेशन की खिड़की पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिडक्टिव वर्सेस इंडक्टिव रीजनिंग, या फिर हम इसे कहते हैं डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। तो पहले हम रीजनिंग के कंसेप्ट को समझेंगे कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या है और डिडक्टिव रीजनिंग क्या है। चलिए शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। समझ लीजिए हमारे पास एक बास्केट है। वी हैव अ बास्केट ऑफ मैंगोज जिसमें आम रखे हुए हैं। यस, बहुत सारे आम रखे हैं। उसमें से हमने एक मैंगो को पिक किया, तो हमने ये पाया कि वो आम कैसा है, कच्चा है, रॉ है। फिर क्या किया हमने, फिर हमने एक और आम उठाया और फिर हमने उसको चेक किया, तो हमने पाया वो मैंगो भी क्या है, कच्चा है, रॉ है। तो ये दो एग्जाम्पल हमने लिए या दो स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन हमने किया। उसके बाद हमने कंक्लूड कर दिया कि ये बास्केट जो है, ये जनरलाइज कर दिया कि ये बास्केट में जितने भी आम हैं सब कैसे हैं, रॉ है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने स्पेसिफिक टू जनरल अप्रोच किया है या इंडक्टिव रीजनिंग की है। स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस को देखा है या ऑब्जर्वेशंस के आधार पर हमने जनरलाइज कर दिया है कि दो मैंगो जो हमने ऑब्जर्वेशन में लिए वो कच्चे थे, रॉ थे। इसीलिए द इंटायर बास्केट इज कैरिंग रॉ मैंगोज, ऐसा हमने जनरलाइज कर दिया। स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से हमने जनरल स्टेटमेंट डेवलप कर लिया, जनरलाइजेशन कर लिया या कंक्लूजन दे दिया। दिस इज व्हाट इंडक्टिव रीजनिंग। यस। तो जब हमने ये इंडक्टिव रीजनिंग किया, हमने हमने क्या किया, स्पेसिफिक से जनरल की ओर गए या स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन को हमने जनरलाइज कर दिया। हमने इंडक्टिव रीजनिंग किया। अब हम लॉजिकली तो सही है क्योंकि हमारे जो ऑब्जर्वेशन थे उसके आधार पर हमने कोई कंक्लूजन या जनरलाइजेशन डेवलप किया है। यस, या कोई थ्योरी दी है, तो ये लॉजिकली तो सही है। बट प्रैक्टिकली देखें या रियलिस्टिकली देखें तो वी मे बी राइट और इवन रॉन्ग। हम सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस बास्केट में बहुत सारे मैंगोज हैं। हमने दो स्पेसिफिक एग्जाम्पल या दो स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन को जनरलाइज तो कर दिया, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, ये परफेक्टली सही नहीं है। आ, ये 100% सच नहीं है। अभी हमने इसको प्रूफ नहीं किया है। अभी ये 100% सच नहीं है कि इस बास्केट के सभी मैंगो जो हैं वो कैसे हो, राइप हो, सॉरी रॉ हो सकता है कोई एक मैंगो या कुछ मैंगोज ऐसे मिल जाएं जो पके हुए हैं, सारे ही कच्चे हैं ज़रूरी नहीं है। तो हमने क्या किया, स्पेसिफिक एग्जांपल्स को, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन को जनरलाइज कर दिया। दिस इज व्हाट इंडक्टिव रीजनिंग। लेकिन इंडक्टिव रीजनिंग लॉजिकली तो सही होगी, पर प्रैक्टिकली रियलिस्टिकली सही हो ये ज़रूरी नहीं है। सही भी हो सकती है और गलत भी। एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि इंडक्टिव रीजनिंग होती क्या है। तो हमारे पास ये दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट वन ये कह रहा है मैंगो इज अ फ्रूट, ये एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है। हाँ। फिर स्टेटमेंट टू हम देखें तो वो कह रहा है द बॉक्स इज फुल ऑफ फ्रूट्स। तो मैंगो जो है एक फल है, ये पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि बॉक्स में सभी फ्रूट्स रखे हुए हैं, मतलब जो बॉक्स है वो फ्रूट से भरा हुआ है। तो इन दो स्टेटमेंट या इन दो स्पेसिफिक स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन और टू के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं, कंक्लूजन दे सकते हैं द बॉक्स इज फुल ऑफ मैंगोस। ये जनरल कंक्लूजन हो गया। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उस बॉक्स में सारे ही फ्रूट जो हैं मैंगोज़ हों। फ्रूट्स, मैंगो तो फ्रूट है नो डाउट, लेकिन तमाम दूसरे फल भी तो फ्रूट्स हैं। तो उस बास्केट में तो दूसरे फ्रूट्स भी हो सकते हैं, बिकॉज़ फ्रूट, द बास्केट इज़ फुल ऑफ फ्रूट्स। यस। इन दो स्पेसिफिक एग्जाम्पल के आधार पर जाएँगे तो हम लॉजिकली सही हैं। लेकिन अगर हम उस पूरे बास्केट को चेक करें तो हम रियलिस्टिकली, प्रैक्टिकली सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। तो ओवरऑल इंडक्टिव रीजनिंग से हम ये तात्पर्य निकालें, जहां हम कुछ एग्जाम्पल्स को, कुछ ऑब्जर्वेशंस को जनरलाइज कर देते हैं। एक डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक कोई जॉइंट फैमिली है जिसमें 12-15 लोग रहते हैं। उस फैमिली के दो लोगों से हमारा परिचय है और हमारा ऑब्जर्वेशन ऐसा है
कि वो दोनों व्यक्ति कैसे हैं, कंजूस हैं। तो हमारा एक परसेप्शन डेवलप होगा, हम एक जनरलाइजेशन करेंगे, हम एक इंडक्टिव रीजनिंग करेंगे दैट ऑल फैमिली मेंबर्स, द एंटायर फैमिली इज कंजूस। हम ये मान लेंगे कि पूरा परिवार जो है कंजूस है, तो हम ऐसा बोलते हैं, अरे एक्स की तो पूरी फैमिली कंजूस है, ये तो बड़ी कंजूस फैमिली है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे जो दो ऑब्जर्वेशन है, हमारे दो दो एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर फैमिली से, वो किन लोगों के हैं, कंजूस लोगों के। तो वी कंक्लूडेड, हम जनरलाइज कर देते हैं, दो स्पेसिफिक एग्जाम्पल को जनरलाइज कर देते हैं। और ये बहुत सामान्य है, हम सब में ये व्यवहार देखने को मिलता है कि हम छोटे सैंपल साइज को जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं, और ये जो तरीका है ये इंडक्टिव रीजनिंग है। और एक एग्जांपल ले लें, किसी कम्युनिटी, मान लीजिए एक्स कोई कम्युनिटी है, और उस कम्युनिटी के 2 या 3 फैमिली से हमारा व्यवहार है, हमारा परिचय है, और हमने ये पाया कि वो दोनों तीनों फैमिली जो है काफ़ी रिलीजियस है, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। तो हमारा एक परसेप्शन डेवलप होगा, हम एक जनरलाइजेशन करेंगे, हम एक इंडक्टिव रीजनिंग करेंगे कि फलाना जो कम्युनिटी है, एक्स जो कम्युनिटी है, वो बहुत रिलीजियस होती है। अब लॉजिकली तो हम सही होंगे कि हमारे सामने जो एग्जांपल्स आए हैं, हमारा जिनसे डीलिंग है, वो लोग तो वाकई में रिलीजियस है। लेकिन परफेक्टली हमारा ये कंक्लूजन जो है, जनरलाइजेशन जो है, वो सही हो ये ज़रूरी नहीं है। उसी कम्युनिटी में ऐसे भी फैमिलीज हो सकते हैं जो बिल्कुल रिलीजियस ना हो। ठीक है, तो ये इंडक्टिव रीजनिंग है। अब डिडक्टिव रीजनिंग जो होता है, इसका ठीक उल्टा होता है। यहाँ पर परफेक्शन की बात होती है। जैसे एग्जांपल हम देखें, दो स्टेटमेंट हम ले रहे हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, सभी मैंगोज जो हैं दे विल बी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्रूट्स। तो ये जनरल स्टेटमेंट है, सभी मैंगोज के बारे में बात की जा रही है। यस, और वो सब क्या है, फ्रूट्स हैं। ऑल फ्रूट्स हैव सीड्स, सेकंड स्टेटमेंट है ऑल फ्रूट्स हैव सीड्स, और सभी फ्रूट्स में बीज होती हैं। तो अगर इन दोनों जनरल स्टेटमेंट्स को हम ले लें और हम जनरलाइजेशन करें, सॉरी, हम इससे कंक्लूजन निकालें कि क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, कि सभी मैंगोज जो होते हैं उनमें सीड्स होंगे। यस, मैंगोज हैव सीड्स, ये एक स्पेसिफिक कंक्लूजन हमने निकाला। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम दो स्टेटमेंट जो हमें मिले हैं उसके आधार पर हम एक स्पेसिफिक कंक्लूजन निकाल रहे हैं। मैंगोज के बारे में ही बात कर रहे हैं, हम सिर्फ जनरलाइज नहीं किया हमने सभी फ्रूट्स के बारे में। वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट मैंगोज। और हम लॉजिकली सही है, क्योंकि ये दो स्टेटमेंट के आधार पर हम जो कह रहे हैं मैंगोज हैव सीड्स, वो सही बैठेगा। और रियलिस्टिकली भी, वास्तविकता में भी अगर हम चेक करेंगे, तो हमारा स्टेटमेंट, हमारा स्पेसिफिक कंक्लूजन क्या होगा, सही होगा। यहाँ परफेक्शन की बात है, स्पेसिफ हम स्पेसिफाइड है। यस, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे हैं, तो वो हो जाएगा डिडक्टिव रीजनिंग। अब ऐसी बात हमने कई बार की है कि जब भी ऐसे दो कोई टॉपिक हो, दो कोई कंसेप्ट हो जो कंप्लीटली अपोजिट हो एक दूसरे के, तो हमें करना क्या चाहिए, किसी एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली उसका ऑपोजिट जो होगा वो दूसरा कंसेप्ट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में इंडक्टिव रीजनिंग को ज़्यादा यूज़ करते हैं, हमारे सामने जो ऑब्जर्वेशंस आते हैं, हमारे हमें जो दिखाई देता है, हमारे सामने जो एग्जांपल्स आते हैं, हमारा जो एक्सपीरियंस होता है, उसी को हम कहते हैं, उसी को सच मानते हैं, उसी को सही मानते हैं। यस, कंक्लूड कर देते हैं, जनरलाइज कर देते हैं। तो हम इंडक्टिव रीजनिंग को याद रख सकते हैं, या उसको बहुत स्ट्रांगली समझ लें, बहुत अच्छे से उस पर अपनी कमांड बना लें। आसान है, आसानी से कर सकते हैं। इसलिए इसका ठीक ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिडक्टिव रीजनिंग। सो वी कैन फोकस ओवर इंडक्टिव रीजनिंग मोर। सो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे जो स्टेटमेंट्स के आधार पर हमने जो जनरलाइजेशन किया था, वहाँ पर हम लॉजिकली तो सही थे, लेकिन रियलिस्टिकली हम सही भी हो सकते हैं और गलत भी। सो दैट्स ऑल अबाउट डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। अब थोड़ा आगे बढ़कर ये बात हम कर चुके हैं, लॉजिकली ट्रू होते हैं बट रियलिस्टिकली हम सही या गलत दोनों हो सकते हैं। तो स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं हम।
और यहाँ लॉजिकली भी ट्रू ट्रू होते हैं और रियलिस्टिकली भी ट्रू होते हैं, मतलब जनरल टू स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ हम जाते हैं। अब हम समझेंगे मेथड वाइज, यस, क्योंकि हमें स्पेसिफिकली बात करना है मेथड्स की। एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस मेथड पे होते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो तो हमें ऑलरेडी क्लियर है कि हम यहाँ इंडक्टिव में स्पेसिफिक टू जनरल जा रहे हैं और यहाँ जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे हैं। मान लीजिए हम बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और हमने टू के टेबल से जो नंबर्स हैं, टू के टेबल्स में नंबर से दो तीन नंबर्स को हमने पिक किया, यस, और उसके बेसिस पे हमने ये कंक्लूजन किया, मतलब स्पेसिफिक एग्जांपल्स लिए और फिर उसको जनरलाइज कर दिया कि टू के टेबल में आने वाले सभी, जो टू के टेबल में आने वाले सभी या टू के सभी मल्टीपल जो होंगे वो क्या होंगे, वो ऑड नंबर होंगे, क्योंकि हमने दो चार एग्जांपल पिक किए। और या हम ऐसा बोल दें कि टू से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, एक सॉरी इवन नंबर होगा, है ना। टू के टेबल में सभी इवन नंबर आते हैं, या टू से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो इवन आएगा। तो हमने कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल लिए टू के टेबल से और उसको हमने जनरलाइज कर दिया दैट ऑल वी कैन मल्टीप्लाई टू विथ एनी नंबर वी विल गेट एन इवन नंबर। अब ये जो है हमने स्पेसिफिक टू जनरल तो गए हैं, लेकिन अगर हम टू को किसी डेसिमल वाले नंबर से 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है ऑड नंबर भी आ सकता है। तो जो एग्जांपल्स हमने पिक किए हैं उसके हिसाब से हम स्पेसिफिक टू जनरल चले गए, जो अभी हमने समझा कि स्पेसिफिक टू जनरल गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो उससे हम जनरलाइजेशन कर रहे हैं वो हमेशा सही हो, यस। जबकि डिडक्टिव मेथड की बात करें डिडक्टिव मेथड में हम स्पेसिफिक बात करते हैं ना, जनरलाइज्ड कंसेप्ट को लेते हैं और फिर स्पेसिफिक एग्जांपल से उसे प्रूव करते हैं, यस। तो यहाँ पर अगर हम देखें कोई एग्जांपल ले लेते हैं, हम मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया साइंस से, एग्जांपल ले लेते हैं साइंस से, हमने एग्जांपल लिया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने का स्टेटमेंट लिया, जो जनरलाइज स्टेटमेंट है दैट नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमने अलग अलग एंगल लिए इंसिडेंट के और रिफ्लेक्शन का एंगल चेक किया, प्रैक्टिकल करके देख लिया, और हमने वो सभी जो स्पेसिफिक एग्जांपल्स लिए हैं उसमें हम इसको प्रूव कर रहे हैं, या हम पा रहे हैं कि हमारा जो जनरल स्टेटमेंट था, जनरलाइज स्टेटमेंट था कि इंसिडेंट एंगल विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो लॉ है उसको हमने सही पाया। यहाँ पर हमने जनरल स्टेटमेंट को प्रूव करके देखा स्पेसिफिक एग्जांपल से। तो वही बात हो गई जो अभी हमने रीजनिंग में समझी थी कि स्पेसिफिक टू जनरल होता है जब हम इंडक्टिव मेथड की बात कर रहे हैं, और डिडक्टिव मेथड में इसका ठीक उल्टा तरीका हम अपनाते हैं पढ़ाने के लिए, टीचिंग के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए। अगला डिफरेंस देखें तो इंडक्टिव मेथड में हम नोन से अननोन की तरफ जाते हैं। तो हम देखें कि हम बच्चों को एग्जाम्पल से पढ़ाएं, है ना। हमने बात की एक्शन वर्ड्स की, बहुत सारे एक्शन वर्ड्स हमने बच्चों से पूछा, सुबह आपने क्या किया, तो बच्चों ने कहा सुबह हम नहाए, फिर हमने नाश्ता किया। तो ये जो सारी करने वाली बात है, एक्शन वर्ड्स है, उनको हमने लिखवा लिया उनसे कि क्या क्या किया। और फिर हमने ये बताया कि पता है ये सभी जो एक्शन वर्ड्स हैं जो कुछ काम होने की या पूरा होने के संकेत हमें दे रहे हैं, वो सब एक्शन वर्ड्स एक्चुअल में क्या कहलाते हैं, दे आर नोन एज वर्ब। अब वर्ब का कंसेप्ट जो है बच्चों के लिए नया है, अननोन है। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, नोन चीज़ों से, मतलब उन सभी वर्ड्स से जो वो रेगुलर यूज़ करते हैं। फिर उन वर्ड्स को हमने क्या किया, जोड़ दिया अननोन टर्म से। अननोन टर्म क्या था, दैट वाज वर्ब। ओके, so this is how the teaching goes in inductive method. अब डिडक्टिव मेथड की बात करें, हमने अभी जो एग्जांपल लिया था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, तो वो जो स्टेटमेंट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का वो अननोन है बच्चों के लिए। या पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम लिखवा दिया बच्चों को और फिर हमने एक्सप्लेन किया उसको, तो अननोन से हम कहाँ पर आए, नोन की तरफ। या यही वाला एग्जांपल ले ले, यहाँ पर हम पहले वर्ब का डेफिनेशन लिख देते हैं, द वर्ड्स विच आर रिप्रेजेंटिंग एनी एक्शन
आर नोन एज वर्ब। और फिर उस एग्जाम्पल्स बताते हैं बच्चों को, तो वो अननोन स्टेटमेंट से, अननोन डेफिनेशन से नोन एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो दिस इज व्हाट द डिडक्टिव वे ऑफ टीचिंग और डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। आगे देखते हैं, इंडक्टिव मेथड में हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। सिंपल, जैसे हमने सिंपल बात की बच्चों से, सुबह उठे, फिर ब्रश किया, नहाए, so we are talking about something which is known, which is simple, easy to understand. And then we went for the definition, what is verb. Yes, here what we do, we first give the definition, we start with the complex thing, and gradually we make it easy to be understood by the students. कोई भी हमने लॉ लिख दिया, कोई भी कंसेप्ट लिख दिया, कोई भी स्टेटमेंट दे दिया, प्रिंसिपल लिख दिया, और फिर उसको एक्सप्लेन करके एग्जांपल्स के साथ उसे हम और डाइल्यूट करते गए, और ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल बनाते गए। दैट इज व्हाट कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, दैट वी डू इन डिडक्टिव मेथड। इससे हम डी फॉर डिडक्टिव, डी फॉर डिफिकल्ट बोल सकते हैं, डिफिकल्ट टू इजी। ये जो चीज़ डिफिकल्ट थी उस स्टेटमेंट को हमने पहले लिखा, और फिर एक्सप्लेन करते करते उसे ईजीएस्ट वे में हमने उसको एक्सप्लेन किया, विद एग्जांपल्स, विद फर्दर एक्सप्लेनेशन, कनेक्टिंग विद डेली लाइफ एग्जांपल्स। दिस इज व्हाट कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। यस, अभी भी जो हमने, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंडक्टिव मेथड में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें डिडक्टिव मेथड में। जैसे ही ये आज का वीडियो स्टार्ट हुआ था, मैंने आपसे कहा वी विल डिस्कस अबाउट इंडक्टिव मेथड वर्सेस डिडक्टिव मेथड, तो सीधे ही मैंने ये टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट किया। मतलब जो अननोन चीज़ है, जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है, और फिर उसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो एक तरह से हम डिडक्टिव मेथड पर चल रहे हैं। पर बीच बीच में जो एग्जांपल्स लेकर फिर हम उसको इंडक्टिव मेथड तक या डिडक्टिव मेथड तक जा रहे हैं, तो वहां पर हम इंडक्टिव मेथड की बात कर रहे हैं। सो वी आर यूजिंग अ मिक्स वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, और ज़्यादातर ऐसा ही होता है। थोड़ा सा अगर हम छोटी क्लासेस की तरफ बढ़े, तो वहाँ पर इंडक्टिव मेथड ज़्यादा यूज़ होता है, और बड़ी क्लासेस की बात करें, मतलब 9th ऑनवर्ड्स, सेकेंडरी की बात करें, सीनियर सेकेंडरी की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, वहाँ डिडक्टिव मेथड ज़्यादा यूज़ होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इंडक्टिव मेथड में एग्जाम्पल टू रूल, और डिडक्टिव मेथड में रूल टू एग्जाम्पल। तो हम एग्जाम्पल से रूल की तरफ जा रहे हैं। हमने बच्चों से बहुत सारे ट्राइंगल्स बनवाए, और बच्चों को कहा, 8-10 ट्राइंगल बनवाया, और उनको कहा कि ट्राइंगल्स के एंगल जरा निकालो, तो तीनों एंगल के ABCPQR जितने ट्राइंगल बनाए हैं उन सबके, हर एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का वैल्यू फाइंड करो और उनको सम करो। तो बच्चों ने सम किया और पाया कि सभी जो ऑल 10 triangles they have made, if they as they added their angles, they found that every triangle is carrying 180 degree of sum of the all three angles। और फिर हमने इसको कंक्लूड कर दिया या जनरलाइज कर दिया इन स्पेसिफिक एग्जांपल से, that all triangles, the sum of all three angles of a triangle is always 180 degree. This is what example to rule. Here what we did, we gave the rule first, that this is given the statement that all triangles have 180 degree as the sum of all the three angles। इससे ज़्यादा भी नहीं होगा, इससे कम भी नहीं होगा, ये हमने स्टेटमेंट दे दिया। फिर उनको कहा ट्रायंगल बनाइए, और उसके बाद देखिए क्या ये बात सही है कि नहीं। तो एग्जाम्पल्स पे आए, और एग्जाम्पल देके हमने उसको उनको प्रूव किया, अलग अलग शेप में ट्रायंगल्स बनाए, और उनका सम कितना आया, 180 डिग्री। तो दिस इज व्हाट रूल टू एग्जाम्पल। हम इंडक्टिव की बात करें तो बॉटम टू टॉप, इजी टू कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं। मतलब हम पहले बेसिक कंसेप्ट्स की बात करते हैं, या बेसिक चीज़ों की, नॉन चीज़ों की बात करते हैं, और धीरे धीरे टॉप पर जाते हैं, और कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर हमने सीधे रूल की बात की, हमने स्टेटमेंट दिया, हमने प्रिंसिपल दिया, और उसको फिर डाइल्यूट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि हम बॉटम तक आ रहे हैं, मतलब बेस तक आ रहे हैं, प्रिंसिपल से उसके बेस पर आ रहे हैं, टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं, यहाँ बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे हैं। Yes, this is what the inductive method, where we will start with basics, we will start with bottom, and then we will go to the top. In deductive method, we will have the statement, we will have the law, we will have the principle, means we are at the top, at the conclusion, at the theory, and then we will go gradually to the bottom, to the basics of that theory, principle, law, whatever। आगे बढ़े। अगला है
इंडक्टिव मेथड में हम कॉन्क्रीट चीज़ों की बात करते हैं। कॉन्क्रीट मतलब जो दिखाई देती है, जिन ऐप जिसे हम बोलते हैं मूर्त। यस। और से अमूर्त चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं, एब्स्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। यस। तो कॉन्क्रीट मतलब जो ऑलरेडी पता है, जो हमारे सामने है, जिसे छू सकते हैं, जिसे देख सकते हैं, कॉन्क्रीट हो गया। तो हम बच्चों से बात कैसी करेंगे? हम ऐसी किसी विषय के बारे में बात नहीं करेंगे जो बच्चों ने नहीं देखी हो। हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो नोन है, जो कॉन्क्रीट है, जो देखी हुई है, जो जानी हुई है बच्चों से। और फिर हम ऐसे कंसेप्ट पे आएँगे जो नहीं जानते। जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले लें हम एग्ज़ाम्पल ले लें, अभी हमने बात की थी पाइथागोरस थ्योरम की, अभी हमने बात की वर्ब की, वर्ब का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। या हम बात कर सकते हैं साइंस में हमें फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करना है, तो वी वोंट टेक द वर्ड फोटोसिंथेसिस, वी विल स्टार्ट विथ प्लांट। प्लांट जिसके बारे में बच्चे जानते हैं, उसकी लीव्स ग्रीन होती है जानते हैं। क्या वो बाज़ार में खाना खरीदने जाते हैं या खाना बनाते हैं? देन दे विल से नो, देन वी विल से दैट हाउ दे आर लिविंग, ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर्ड एनर्जी टू सर्वाइव, how they are getting it. Then gradually we will come to the abstract concept of photosynthesis. यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ एब्स्ट्रैक्ट ऊपर आएगा। तो यहाँ पर हम बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट जाते हैं। यस। अननोन चीज़ें हमने फोटोसिंथेसिस का एक्सप्लेनेशन कर दिया। हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में बात की कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, CO2 होता है, वाटर होता है, सनलाइट होता है और क्लोरोफिल होता है। यहाँ से फिर हम कहाँ पर आए? कंक्रीट चीज़ों पर। फिर हम बात करेंगे कि इस तरह से प्लांट जो है अपना खाना बनाते हैं, तो दे नीड नॉट टू गो एनीवेयर टू परचेज वेजिटेबल्स, टू परचेज फूड, एंड they are autotrophs. So ultimately we are talking about abstract things and we are connecting it to the concrete or day-to-day life things which can easily be understood by the students. So here we are doing the deductive way of teaching. This is for concrete to abstract, and for deductive it is abstract to concrete. इंडक्टिव मेथड में हम एक्टिविटी से कंसेप्ट तक जाते हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जिसको हम बोलते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बोल सकते हैं। फिर अब आजकल और भी होता है लर्निंग बाय डूइंग, हम बोल सकते हैं। ये तमाम जो तरीके हैं, प्ले एंड लर्न मेथड हो सकता है, ये तमाम तरीके जो होते हैं वो इंडक्टिव मेथड में आते हैं। डिडक्टिव मेथड में नो डाउट हमने लॉ पहले लिखा, कंसेप्ट के बारे में पहले बात की, और फिर उसके उस पे बेस्ड कोई एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट हमने करके देखा, उसी लॉ को प्रूव करके भी देख लिया। दैट इज व्हाट डिडक्टिव मेथड। अब इंडक्टिव मेथड जैसे मैंने बात किया, क्योंकि ये इजी टू कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये बॉटम टू टॉप है, क्योंकि ये नोन टू अननोन है, क्योंकि ये कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट है, तो ये आसान होता है हमें छोटी क्लासेस में, एलिमेंट्री एजुकेशन में अप टू 8 क्लास, या इवन आगे भी हम करते हैं। लेकिन अधिकतम उपयोग इसका कहाँ होता है? लोअर क्लासेस में, एलिमेंट्री क्लासेस में। जबकि डिडक्टिव मेथड, क्योंकि यहाँ एब्स्ट्रैक्ट सोचना है, यहाँ डिफ़िकल्ट बातें पहले होंगी, फिर उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, यहाँ टॉप से बॉटम पे आना है, यहाँ कॉम्प्लेक्स से सिंपल पे आना है। तो ऑलरेडी एक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, एक विजुअलाइजेशन की सेंस की ज़रूरत है, एक मैच्योर्ड ब्रेन की ज़रूरत है जो इन सब बातों को समझ सके। तो लेक्चर मेथड जो हम यूज़ करते हैं वो हायर क्लासेस में यूज़ करते हैं, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पर। 9th ऑनवर्ड्स हम बोल सकते हैं, ऊपर की क्लासेस में डिडक्टिव मेथड का ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन नो डाउट इंडक्टिव मेथड जो है टीचिंग की, वो बेहतर है, क्योंकि यहाँ हर एक बच्चा जुड़ पाता है। जिसको बेसिक्स में प्रॉब्लम है वो बेसिक्स को भी क्लियर करते हुए आगे बढ़ सकता है। तो ज़्यादातर इंडक्टिव मेथड से टीचिंग करने के लिए कहा जाता है। पर इंडक्टिव मेथड के साथ समस्या है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे जाएंगे, आपको सिलेबस खत्म करने में समय लगेगा, चैप्टर ओवर होने में टाइम लगेगा। जितना ज़्यादा डिस्कशन होगा, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स ऑब्जर्वेशंस पे जाएंगे, तो उतना ज़्यादा समय लगना है। तो दिस इज़ व्हाट इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। अब एक कुछ और पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें पता होना चाहिए। वैसे हम ऑलरेडी समझ चुके हैं क्या है डिडक्टिव और क्या है इंडक्टिव मेथड, लेकिन कुछ चीज़ छूट ना जाए, कोई पॉइंट छूट ना जाए, इसलिए इस टेबल को भी, इस डिफरेंशिएशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। इंडक्टिव मेथड, इट गिव्स न्यू नॉलेज। नो डाउट कोई बच्चा है वो नोन टू अननोन की तरफ जा रहा है, तो इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स समथिंग न्यू। जबकि यहाँ ऑलरेडी डिराइव्ड चीज़ें हैं, इट डज नॉट गिव एनी न्यू नॉलेज। अगर हम डिडक्टिव मेथड पे जाएँ, जहाँ ऑलरेडी एक प्रिंसिपल वेल डिफाइंड है, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिए, तो ऑलरेडी वो नोन है और उससे हम कंक्लूज उसको हम प्रूव कर रहे हैं या उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो डिडक्टिव मेथड हो गया। जबकि यहाँ पर हो सकता है कि
हम उस प्रोसेस में कुछ नया सीखे या कुछ नया ऐड ऑन कर सके अपनी तरफ से, क्योंकि यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट पहले कर रहे हैं, लॉज बाद में कंक्लूड कर रहे हैं, थ्योरीज बाद में आ रही है, यहाँ ऑलरेडी थ्योरी है जिसको हम प्रूव कर रहे हैं। इट इज़ अ मैथड ऑफ डिस्कवरी, दैट्स वाई वी कैन ऐड न्यू नॉलेज। ये वेरिफिकेशन का मैथड है जहाँ हम किसी ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड आइडिया को, वेल एस्टेब्लिश्ड थ्योरी को, वेल एस्टेब्लिश्ड हाइपोथेसिस को हम वेल एस्टेब्लिश्ड क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल को, लॉ को हम वापस से वेरीफाई कर रहे हैं। इट इज़ अ मैथड ऑफ टीचिंग, नो डाउट यहाँ हम टीचिंग ज़्यादा करते हैं। यस, यहाँ पर क्या होता है, हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे हम लेक्चर मेथड में करते हैं तो डिडक्टिव मेथड में ऐसे ही होता है। चाइल्ड एक्वायर्स फर्स्ट हैंड नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन बाय द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, तो खुद ऑब्जर्व करता है, लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। यस वो होता है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर क्या होता है, ऑलरेडी रेडीमेड इन्फॉर्मेशन मिलता है जिसे वो वेरीफाई करता है। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, नो डाउट। अगर आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन देना चाहेंगे, आप सीधे लॉ बोल दीजिए, भाई किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 ही होगा, आप बात खत्म कर दीजिए। या बच्चों को 10 ट्रायंगल बना के उसका मेजरमेंट करने के लिए बोल दीजिए। तो नो डाउट ये स्लो स्लो प्रोसेस है जहाँ वो खुद ऑब्जर्व करेगा, लर्निंग बाय डूइंग होगी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगा। यहाँ पर हम बात करें क्विक प्रोसेस, आपने स्टेटमेंट दिया और आपने एक दो एग्जांपल देके बात खत्म कर दी। इट trains the mind and gives self confidence and initiative. Inductive method gives initiative that you yourself can also perform some observation, some experiments, and come to the conclusion. You can yourself generalize the things. You can also create some knowledge. These all things will come under the inductive method because student will be involved more. It's a kind of child involved, or you can say child centered kind of teaching learning method. इट एनकरेजेस डिपेंडेंस ऑन दी अदर सोर्सेस। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ बच्चा जो है किताबें, एक हम लोअर क्लासेस में एक ही किताब से बच्चा पढ़ाई करता है, जबकि हायर क्लासेस में एक से ज़्यादा किताबों से वो कंसल्ट करता है, बिकॉज उसको रेडीमेड जो नॉलेज है उस पर डिपेंडेंसी उसकी बढ़ती जाती है। यहाँ अगला देखते हैं, इट इज़ फुल ऑफ एक्टिविटी, नो डाउट। यहाँ ऑब्जर्वेशन करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स पिक करना है, तो यू हैव टू बी एक्टिव एंड विद अ पार्ट ऑफ लॉट्स ऑफ एक्टिविटी। यहाँ स्कोप कम होता है, हम सिर्फ वेरीफाई करते हैं। वैसे अगर हम देखें तो हायर क्लासेस में प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं, पर ये प्रैक्टिकल्स स्पेसिफाइड होते हैं, कुछ टॉपिक्स पे होते हैं, जबकि एक्टिविटी जो होता है हर एक चैप्टर में, हर एक कंसेप्ट में किया जा सकता है जब हम इंडक्टिव मेथड पे डील करते हैं। आगे बात करते हैं, इट इज़ एन अपवर्ड प्रोसेस ऑफ थॉट लीड्स टू प्रिंसिपल, नो डाउट यहाँ पे थॉट प्रोसेस होगी, ऑब्जर्वेशन होगा, थिंकिंग होगी, और फिर हम एक जनरलाइजेशन पे आएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डाउनवर्ड प्रोसेस, जहाँ ऑलरेडी एक फिक्स्ड नॉलेज है जिसको हम थॉट पर ला रहे हैं, उसके बारे में विचार डेवलप कर रहे हैं, ऑलरेडी एक कंक्लूजन है हमारे पास। सो दैट्स ऑल अबाउट डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। तो हमने शुरुआत की थी रीजनिंग से, कि जो इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग होती है, इसको एग्जांपल से समझा था। एक बास्केट जिसमें से एक आम पिक किया, आम से भरा हुआ बास्केट, एक आम पिक किया वो कच्चा निकला, दूसरा पिक किया वो वही कच्चा निकला, तो हमने ये डिक्लेयर कर दिया, हमने जनरलाइज कर दिया इस स्पेसिफिक, दो स्पेसिफिक एग्जांपल से, कि जो पूरी टोकरी है, पूरा बास्केट है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कच्चे आम है, रॉ मैंगोज हैं। इस तरह की रीजनिंग को इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल, लॉजिकली सही, रियलिस्टिकली प्रैक्टिकली सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। और एक और स्टेटमेंट से हमने उसको फिर समझा कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है। डिडक्टिव रीजनिंग में हमने देखा कि हम लॉजिकली भी सही होते हैं, हम रियलिस्टिकली भी सही होते हैं। यस, मतलब हम क्या करते हैं यहाँ पर डिडक्टिव रीजनिंग में, यहाँ पर हम जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं। यस, फिर हमने फर्दर इसको मेथड के बेसिस पे समझा। अगर हम इंडक्टिव रीजनिंग की बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग जनरल टू स्पेसिफिक। इंडक्टिव रीजनिंग या मेथड बात करें तो इंडक्टिव मेथड में नोन टू अननोन, जबकि डिडक्टिव मेथड में अननोन टू नोन। इंडक्टिव मेथड जो है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है, और डिडक्टिव मेथड जो है कॉम्प्लेक्स टू सिंपल है। इंडक्टिव मेथड एग्जाम्पल टू रूल, डिडक्टिव मेथड रूल टू एग्जाम्पल। इंडक्टिव मेथड बॉटम टू टॉप, और डिडक्टिव मेथड टॉप टू बॉटम। इंडक्टिव मेथड कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, जबकि डिडक्टिव मेथड एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। Inductive method activity to concept, deductive method concept to activity. Inductive method मोस्टली एलिमेंट्री क्लासेस में ज़्यादा यूज़ होता है, जबकि डिडक्टिव मेथड जो होता है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पर ज़्यादा यूज़ होता है, हायर क्लासेस में ज़्यादा यूज़ होता है। अब याद रखें कैसे, तो हमने ये तय किया था कि हमें
किसी एक पर कमांड करना है तो इंडक्टिव मेथड याद रखिए। लोअर क्लासेस में जो तरीका अपनाया जाता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को याद रखिए। आसानी से हम हमेशा पिक कर पाएंगे जो ऑप्शंस होंगे उनमें से इंडक्टिव मेथड कौन सा है और डिडक्टिव मेथड कौन सा है। फिर हमने इस चार्ट में, इस डिफरेंशिएशन टेबल में हमने कंप्लीटली इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड के और भी जो आयाम है और भी जो एस्पेक्ट्स हैं उनके डिफरेंस को हमने समझा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। मैं मिथुन अब विदा लेता हूँ। वंदे मातरम। होपफुली ये वीडियो आपको इतनी मदद कर पाएगा कि आगे से किसी तरह का कंफ्यूजन इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड में आपको नहीं होगा। तो वीडियो डिस्कशन पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और सीटेट से जुड़े हुए और टॉपिक्स के बारे में बेहतर समझ बनाने के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।